साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना ज़रूरी हो जाता है। आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा, सच्ची घटना बताऊंगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का। किस तरह मुजफ्फरपुर के बालिका गृह यानी शेल्टर होम में बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ, किस तरह उसमें बड़े बड़े सफ़ेद पोशों का हाथ था और किस तरह बहुत अभियुक्तों तक अंत तक सीबीआई नहीं पहुंच सका। साथियों, ये किस्सा शुरू होता है 2018 में। उस समय टिस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक टीम मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में पहुंची सोशल ऑडिट करने के लिए। इस टीम ने जो सोशल ऑडिट किए और वहां की बच्चियों से बातचीत की, उसमें बहुत चौंकाने वाली बातें आई। बालिका गृह यानी शेल्टर होम की 34 लड़कियों ने कहा, जिसमें ज़्यादातर नाबालिग थी, कि उनके साथ यौन शोषण किया गया है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया है। उन दिनों भी आज की तरह सुशासन की सरकार थी और पलटू राम ने पूरी कोशिश की कि उस सोशल ऑडिट पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए। लेकिन जब वो सोशल ऑडिट लीक हो गया, मीडिया में उसकी चर्चा होने लगी, तो हार कर एफआईआर करना पड़ा। एफआईआर करने के बाद भी बिहार सरकार ये चाहती थी कि किसी तरह ये मामला सीबीआई तक नहीं पहुंचे और बिहार पुलिस अपने स्तर से कांड की लीपापोती कर दे। उस समय के जो डीजीपी थे, पुलिस महानिदेशक जो थे, और समाज कल्याण विभाग के जो प्रधान सचिव थे, उन दोनों ने पटना में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में कहा कि बिहार पुलिस सक्षम है इस केस को देखने के लिए और सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सरकार पर चौतरफा हमले हुए, विपक्षी पार्टियों के हमले, राष्ट्रीय मीडिया के हमले, पब्लिक का हमला, तब जाकर सरकार ने उस दबाव में इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप लिया। उन दिनों बिहार की समाज कल्याण मंत्री हुआ करती थी श्रीमती मंजू वर्मा। श्रीमती मंजू वर्मा नीतीश कुमार की बहुत करीबी थी और इसके लिए बिहार का जातीय समीकरण जिम्मेदार था। आप जानते हैं साथियों कि नीतीश कुमार कुर्मी जाति के हैं और मंजू वर्मा कोयरी जाति की है। बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियों के नाम से जाना जाता है और नीतीश कुमार का यही चुनावी समीकरण है, लवकुश समीकरण। नीतीश कुमार खुल्लम खुल्ला ये समीकरण करते हैं, लेकिन इसे वो जातिवाद नहीं कहते, इसे वो सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत नीतीश कुमार ने इतने बड़े कांड का पर्दाफाश होने के बाद भी मंजू वर्मा से इस्तीफा नहीं मांगा, क्योंकि उन्हें कोयरी वोट बैंक के नाराज हो जाने का खतरा सता रहा था। लेकिन तब तक ये मामला सीबीआई को दिया जा चुका था। सीबीआई ने जब इस कांड के सूत्रधार ब्रजेश ठाकुर के फ़ोन खंगाले, मोबाइल फ़ोन खंगाला, तो पता चला कि उसकी बातचीत 16-17 बार मंजू वर्मा के पतिदेव चंद्रशेखर वर्मा से हुई थी। ये बात जब उजागर हुई तो चारों ओर हड़कंप मच गया और भारी दबाव में नीतीश कुमार को मंजू वर्मा से इस्तीफा मांग लेना पड़ा। अब ये ब्रजेश ठाकुर कौन है, इसके बारे में जानना भी जरूरी है। ब्रजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और ये बहुत छोटा मोटा अखबार प्रातः कमल निकालता था। लेकिन ब्रजेश ठाकुर की जनसंपर्क विभाग में इतनी पहुंच थी कि इस छोटे से अखबार के लिए वो करोड़ों रुपए का विज्ञापन जुटा लेता था और इसी पैसे से ब्रजेश ठाकुर ने अपने पिता के नाम पर मुजफ्फरपुर में आरएम पैलेस होटल भी खोल दिया। सोचिए, एक छोटे से अखबार चलाने वाला एक बड़ा सा होटल खोलकर बैठा हुआ है। आरएम पैलेस का मतलब है राधा मोहन पैलेस। राधा मोहन ठाकुर ब्रजेश ठाकुर के पूज्य पिता का नाम था और ब्रजेश ठाकुर के पूज्य पिता भी ठग ही हुआ करते थे और न्यूज़ प्रिंट घोटाला में वो भी जेल की हवा खा चुके थे। ब्रजेश ठाकुर
कि बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों से ताल्लुकात थे और उसके बेटे की बर्थडे पार्टी में बिहार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते थे। ब्रजेश ठाकुर की समाज कल्याण विभाग में भी पैठ थी और इसलिए उसने एक एनजीओ बनाया हुआ था। उस एनजीओ को ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह के संचालन का काम सौंपा गया था। तो इसलिए ब्रजेश ठाकुर इस कांड का सूत्रधार था। जैसे जैसे सीबीआई ने जांच शुरू की, वैसे वैसे ठोस सबूत इन लोग के खिलाफ मिलते गए। इधर ब्रजेश ठाकुर की इतनी हिम्मत थी कि वो मुस्कुराते हुए कोर्ट में पेश होता और मुस्कुराते हुए लौटता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नज़र ब्रजेश ठाकुर पर पड़ गई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ब्रजेश ठाकुर को बिहार के बाहर किसी जेल में भेज दिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ब्रजेश ठाकुर को पंजाब के पटियाला जेल में भेजा गया। पटियाला जेल पंजाब में पहले से बहुत सारे खूंखार आतंकवादी बंद थे, तो उन लोगों ने जेल में ब्रजेश ठाकुर की जमकर मरम्मत की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस केस की सुनवाई बिहार में नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच चुकी थी कि पलटू राम और उनका गिरोह इस केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए कमर कस चुका है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस केस की सुनवाई दिल्ली के साकेत कोर्ट में होगी और डेली बेसिस पर सुनवाई होगी, यानी रोज़ रोज़ सुनवाई होगी। कोर्ट में सामान्यतः ऐसा होता है कि एक तारीख दी जाती है, फिर कई महीने बाद दूसरी तारीख, फिर कई महीने बाद तीसरी तारीख, तो तारीख पर तारीख पड़ती जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होगा, इसकी डेली बेसिस पर सुनवाई होगी दिल्ली के साकेत कोर्ट में। और उसके कुछ समय बाद ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल पंजाब से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इधर सीबीआई ने बेगूसराय में मंजू वर्मा के पुश्तैनी मकान पर छापा मारा। वहां लगभग 20 कारतूस यानी गोलियां बरामद हुई। सीबीआई ने मंजू वर्मा पर स्थानीय थाना में आर्म्स एक्ट का केस किया। मंजू वर्मा फरार हो गई। ऐसा माना जाता था कि वो पटना के ही किसी वीआईपी इलाके में छिपी हुई है और पुलिस जानबूझकर उसे नहीं पकड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी बहुत नाराज़ हुआ और उसने बिहार के डीजीपी को ये अल्टीमेटम दिया कि इस तारीख तक यदि मंजू वर्मा नहीं पकड़ी जाती है तो डीजीपी को खुद सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, उनका पर्सनल अपीयरेंस होगा। सुप्रीम कोर्ट की चाबुक के बाद बिहार पुलिस को भी फुर्ती आ गई और फिर मंजू वर्मा के घर की बहुत कड़ाई से कुर्की की गई। दरवाजे खिड़की भी उखाड़ कर पुलिस ले गई, गैस सिलेंडर भी उठा के पुलिस ले गई। बढ़ते हुए दबाव को देखकर मंजू वर्मा ने बेगूसराय कोर्ट में सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और उसे जेल भेज दिया गया। तब तक सीबीआई मंजू वर्मा को चार्जशीट भी कर चुकी थी। 3-4 महीने जेल में रहने के बाद मंजू वर्मा जमानत पर बाहर आई, लेकिन लव कुश समीकरण की दृष्टि से वो आज भी नीतीश कुमार की बहुत करीबी थी। इसलिए 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर मंजू वर्मा को जनता दल यूनाइटेड का टिकट दिया। ये बात अलग है कि वो इसके बावजूद हार गई, लेकिन नीतीश कुमार चट्टान की तरह मंजू वर्मा के साथ खड़े रहे। नीतीश कुमार ने बेगूसराय पुलिस को ये भी आदेश दिए कि मंजू वर्मा का जो कांड है, आर्म्स एक्ट वाला कांड, उसका स्पीडी ट्रायल किसी भी हालत में नहीं कराया जाए। साथियों, ये जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड था, जैसा मैंने बताया, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था। इसमें बच्चों ने कुछ सफ़ेद पोशों को डिस्क्राइब किया था, किसी मूछ वाले अंकल को, किसी तोंद वाले अंकल को, लेकिन अंत तक सीबीआई नहीं बता सकी कि वो तोंद वाले अंकल कौन थे, वो मूछ वाले अंकल कौन थे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से ही मिलती जुलती ये घटना पटना के गाय घाट में जो शेल्टर होम है उसमें हुई है। उसमें भी पटना पुलिस ने एफआईआर करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब मीडिया में हल्ला गुल्ला मचा तो पटना हाई कोर्ट ने उस मामले का स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और पटना हाई कोर्ट की फटकार के बाद पटना के महिला थाना में 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई। तो साथियों, ये थी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स देंगे और मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।